जी, नमस्कार। आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी द्वारा हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जो कि मणिपुर से होते हुए तकरीबन 15 राज्यों को छूते हुए और 110 जिलों को टच करते हुए जो पूरे भारत का जो एक अभिन्न अंग है, नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट, उसको छूते हुए तकरीबन 6,200 किलोमीटर का सफर तय करेगी ये यात्रा। और इसका मुख्य उद्देश्य, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो न्याय रखा गया है, न्याय किसके लिए? उन वांछित तबकों के लिए जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, जो जस्टिस से मरहूम हो चुके हैं, जिन्हें न्याय की जो बात हो रही है, जो महिला पहलवानों की बात हो रही है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है, पिछड़ी जातियों को न्याय नहीं मिल रहा है, ओबीसी वर्ग को न्याय नहीं मिल रहा है, बेरोजगार युवाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, मजदूरों को न्याय नहीं मिल रहा है, स्किल्ड लेबर्स को न्याय नहीं मिल रहा है। तो वो जो न्याय की लड़ाई है ना, वो सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी लड़ने को तैयार है। और इस लड़ाई को आम जनता तक ले जाने के लिए भी हम इस यात्रा को निकाले हैं। इस यात्रा को कांग्रेस पार्टी ने इस एम के साथ निकाला है कि आम पब्लिक, आम आदमी, आम लोग, एक चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो, चाहे मिडिल क्लास वर्ग हो, वो सभी इस यात्रा के साथ जुड़ सके और अपनी आवाज को बुलंद कर सके। जो इस तानाशाही मोदी सरकार के अंतर्गत जो मीडिया पूरी तरह से गोदी मीडिया बन चुकी है, हमारी आवाज को ऊपर तक पहुंचने नहीं दी जा रहा है, तो ये आवाज जनता अब सड़क पर उतर आई है और जनता अपनी आवाज खुद बुलंद करेगी। और ये यात्रा इस आवाज को बुलंद करने का सबसे बेहतरीन माध्यम साबित होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये यात्रा जागरूक ना सिर्फ भारत के लोगों को जागरूक करेगा, बल्कि ये यात्रा आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले चुनाव में इन राज्यों में आप बहुत बड़ा एक लहर देखेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रति। आम जनता में जो कांग्रेस पार्टी के प्रति एक विश्वास जगा है, जो कांग्रेस पार्टी लगातार अब सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बुलंद कर रही है। लोग अब इस बात को मान चुके हैं, समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, इस 9 वर्ष के कार्यकाल में देश के साथ जिस तरह से छल और झूठ और जुमलेबाजी का कार्य किया गया है और लोगों को लगातार ठगने का कार्य किया गया है, लोग उससे इस मोदी सरकार से पनाह मांग रही है और मोदी सरकार को अपना आने वाला लोकसभा चुनाव में बाहर का रास्ता दिखाने को तैयार है। मोदी सरकार से लोग कहाँ पनाह मांग रही है? मोदी सरकार को भर भर के वोट दे रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, मोदी जी लगातार सदन में, जो संसद है, सदन में खड़े होकर कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी। तो मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल वो सही कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी। वो एक अकेले भारत के किसानों पर भारी पड़ गए हैं, वो एक अकेले गरीबों पर भारी पड़ रहे हैं, वो एक अकेले बेरोजगार युवाओं पर भारी पड़ रहे हैं, वो एक अकेले किसान महिला पहलवानों पर भारी पड़ रहे हैं, वो एक अकेले पूरे देश पर भारी पड़ गए हैं। आज हमारा देश की स्थिति ये है कि कुल कुल देश का कर्जा 205 लाख करोड़ रुपया हो गया। अगर आप पिछले जो जितने प्रधानमंत्री हमारे आए और गए हैं अब तक के उन कुल प्रधानमंत्रियों की भी कुल कर, देश का जो कर्ज उन्होंने लिया था ना, वो 55 लाख करोड़ से ज्यादा का नहीं था। और इन्होंने मात्र 9 वर्षों में देश का कुल कर्जा 255 लाख करोड़ रुपया का बना दिया। ये एक सवाल और निशान है कि इनकी अर्थव्यवस्था कैसे ये चला रहे हैं, इनकी पॉलिसी मेकिंग कैसी है, ये किस तरह से देश को कहां लेकर जाना चाहते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार की जो गलत इंप्लीमेंटेशन रही है, चाहे नोटबंदी को लेकर हो गया, चाहे जीएसटी को लेकर हो जाए, चाहे आपके देश में जो एमएसएमई पॉलिसी होती है उसको लेकर उनका जो स्टैंड रहा है, ये सारा जो इनका गलत डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज रही है, उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ शगुफेबाजी, G20 समिट, ये वो भारत यात्रा, ये सॉरी विदेश यात्रा, विदेशों में इनके लगातार लगातार भ्रमण करना, अपने ही लोगों को वहां ले जाकर के एज अ सेरेमोनियल गेस्ट बनाना और अपनी ही पीठ को थपथपाना, एक तरह से इनका ना
मीडिया प्रचार प्रसार को मैं कहना चाहूँगा तो एक बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें तो वो माहिर हैं ही। तो मोदी सरकार तो ये कर ही रही है ना, मोदी जी को तो बस उन्हीं इस चीज़ से बस लेना देना है। उन्हें देश की आम जनता, देश की आम पब्लिक और देश के गरीब वांछित तबकों का कोई सुख-दुःख नहीं है कि हम कहाँ खड़े कर रहे हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आप अगर आप देखिएगा कि आने वाला इस वर्ष मतलब पिछले 5 से 6 वर्षों के अंदर, सिर्फ 5 से 6 वर्षों का ही मैं डाटा बता रहा हूँ कि देश में कुल 50 विलफुल डिफॉल्टर्स, ऐसे कॉर्पोरेट डिफॉल्टर्स हैं जिनका कुल कर्जा 95,000 करोड़ का है। और ये वो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं जो ये पैसा चुका सकते हैं, पर ये चुका नहीं रहे हैं। मोदी सरकार क्यों नहीं विलफुल डिफॉल्टर्स के पास पहुंचती कि आप देश का कुल ये कर्जा चुका दीजिए? क्यों? ये अगर ये कर्जा नहीं चुकाएंगे तो अल्टीमेटली इसका बोझ किस पर बढ़ रहा है? ये देश का कर्जा ही तो बढ़ते चला जा रहा है। ये 2,55,000 करोड़ कैसे बनता चला गया? इसके अलावा आप देखिएगा कि एक ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया था कि इस देश की 1% आबादी के पास, महज 1% आबादी के पास देश की कुल 73% संपदा है। ये जो डिस्पैरिटी है ना, इस डिस्पैरिटी को हम जनता के बीच ले जाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कैसे इस देश की 1% आबादी को देश का 73% का संपदा मिल गया है। मोदी जी को ना एक तरह का सनक है, उन्हें इस बात का सनक है ना कि वो एक व्यक्ति विशेष को, अडानी को, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाना चाहते हैं। और इस सनक में वो इतने मशगूल है कि पूरे सदन से लेकर पूरे सदन में उसके लिए जितने भी लॉज होते हैं फेरबदल करके, जितने कानून हैं कॉर्पोरेट्स के लिए बनाया जा रहा है। और क्यों नहीं भारत अपने गरीब हो जाए। भारत गरीबी रेखा से नहीं, अगर हम देखेंगे तो पिछले 5 वर्षों में ही हमारी गरीबी रेखा में, जो गरीबी रेखा से उठाएगा 6 करोड़ लोग थे, वो वापस 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसमें आप हमारे इसका ये देखने जाते, आप आंकड़ा देखने जाते हैं जिसमें ये कहा जा रहा था कि आपका प्रति व्यक्ति आय इनकम क्या, पर कैपिटा इनकम क्या, तो देश का पर कैपिटा इनकम पर व्यक्ति का लगातार घटते चला जा रहा है। आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी किया है कि भारत देश का कर्जा बढ़ रहा है, भारत की सरकार इस पर ध्यान दे। वर्तमान में बोकारो विधानसभा क्षेत्र और धनबाद लोकसभा क्षेत्र को किस हिसाब से देखते हैं? यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके कार्यशैली को आप किस हिसाब से? देखिए, वर्तमान के धनबाद बोकारो लोकसभा के जो विधायक और सांसद हैं, उनके कार्यशैली को मैं नहीं, पूरे झारखंड, ये बोकारो और धनबाद लोकसभा क्षेत्र के और बोकारो विधानसभा की जो जनता, आम जनता, वो इस नज़र से देखती है कि बिल्कुल निरंकुश है, बिल्कुल लेजी और डल, चाहे सांसद महोदय हो चाहे विधायक महोदय हो। इनकी मैं सबसे पहले सांसद महोदय पर ही आना चाहूँगा। देखिए, धनबाद की एक बहुत मुख्य समस्या रही है शुरू से ट्रैफिक, स्वास्थ्य, पेयजल, और इस मुख्य समस्याओं से वर्षों में निजात पाने के लिए कुछ ने पहल नहीं किया, कुछ भी पहल नहीं किया, बशर्ते कि धनबाद में बीसीसीएल, सीसीएल जैसी बड़ी बड़ी पीएसयूज बैठी हुई हैं। इसके अलावा एक अलग से स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस का फंड आता है, डीएमएफटी का रॉयल्टी का इनके पास 1200 करोड़ से ज़्यादा का पैसा पड़ा हुआ है। अगर ये सालाना 1200 करोड़ रुपए में से अगर ये 100 करोड़ या 50 करोड़ भी खर्च किए होते ना, तो धनबाद जैसे जिले के स्वास्थ्य का और उच्च शिक्षा का हाल ये नहीं होता जो हाल आज बना हुआ है। सांसद महोदय सदन में एक सवाल तक नहीं करते हैं। पिछले 14 वर्षों में धनबाद रेल मंडल, जो सबसे टॉप पर कमाई करके देने वाला मंडल है, उस रेल मंडल को पिछले 14 वर्षों में एक भी नई ट्रेन नहीं मिली है, पैसेंजर ट्रेन। उल्टा कई पैसेंजर ट्रेनों को बंद कर दिया गया। ये विफलता नहीं तो क्या है? आपके शहर से एम्स और एयरपोर्ट को हट लेकर दूसरे शहर लेकर चले गए, आप चुपचाप बैठे रह गए। आपकी जो नीति रही है ना, आपकी जो लेजीनेस रहा है, उसका खामियाजा धनबाद और बोकारो की लोकसभा, धनबाद बोकारो लोकसभा की जनता भुगत रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो वर्तमान के विधायक महोदय हैं, अब इनके बारे में क्या ही कहूं। देखिए, इनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया था, ये जब अपने मीडिया से बात कर रहे थे, तो एक बहुत अच्छा खुद ही इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का। तो ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का, आप जरा सा एक कल्पना करने की कोशिश करिए। आई एम जस्ट शॉक्ड बाय हिज विजन एंड हिज वे ऑफ थिंकिंग कि ये शख्स एक जनता का प्रतिनिधि होकर, जनता का सेवक होकर, ड्रीम प्रोजेक्ट सुपर मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट में खोलना चाहते हैं, एक प्राइवेट में खोलना चाहते हैं। जबकि जनता के सेवक को, जनता के विधायक को, जनता के प्रतिनिधि को होना यह चाहिए था कि जो आपके राज्य, आपके जिले में पहले से मौजूद बीजे जैसी बड़ी
अस्पताल है उसको आप आधुनिकीकरण करते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं बीजीएस तो सेल के अंडर आता है, सेल के तो आप तो केंद्र में भी हैं, सेल केंद्र सरकार के अंदर आती है, तो आप क्यों नहीं पहल करते हैं? क्यों नहीं आप जाते हैं सेल के पास और सेल कहते हैं कि आप क्यों आप बीजीएच को आधुनिकीकरण करिए? आज बीजीएच के पास एक अपना हाईटेक एम्बुलेंस तक नहीं है। आज बीजीएच के किसी कर्मचारी को या रिटायर्ड कर्मचारी को अगर एक बहुत इमरजेंसी में कलकत्ता जाना रेफर करना पड़ जाए, तो बीजीएच के पास कोई एक अपना खुद का हाईटेक एम्बुलेंस नहीं है, वो किराए में किसी प्राइवेट व्हीकल को करेगा। तो क्या माननीय विधायक महोदय के लिए ये चीज मायने नहीं रखता? बियाडा जैसा इंडस्ट्रियल सिटी ठप पड़ा हुआ है, आप उस पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं आपने उसको वापस उसमें रोजगार का सृजन करने की योजनाओं का आपने विस्थापितों के नियोजन के लिए क्या किया? क्यों नहीं आप विस्थापितों के नियोजन का मुद्दा उठाते हैं? आपने फुटपाथ दुकानदारों के स्थायीकरण के लिए क्या किया? आप एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ख्वाब देखते हैं, उस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कौन जाएगा? जरा हमें ये विधायक महोदय बताएं एक बार कि कौन उस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाएगा? कांग्रेस का क्या स्टैंड है बोकारो विधानसभा? नहीं, देखिए कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल यही है कि माननीय विधायक महोदय इस चीज को बताएं। कांग्रेस पार्टी मैं कांग्रेस बतौर कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता मीडिया प्रभारी उनसे चैलेंज करता हूं कि पिछले 9 वर्षों में वो अपना पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में वो अपना 9 काम गिना दे। सड़क, बिजली, पानी छोड़कर वो तो मुखिया भी कर देते हैं, पार्षद भी कर देते हैं, तो वो 9 बड़े कार्य गिना दे ना कि जो उन्होंने उनका क्या रोल रहा है आज के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, उनका क्या रोल रहा है बियाडा जैसे इंडस्ट्रियल सिटी को वापस रिवाइव करने के लिए, उनका क्या रोल रहा है बीजीएच को आधुनिकीकरण करने के लिए, उनका हेल्थ केयर के लिए क्या रहा है। आपने तो सदर अस्पताल के लिए एक पहल तक नहीं किया है एक हाईटेक एम्बुलेंस मंगाने के लिए। मैं आपको क्या बताऊं कि जब जब ये इस बात को टालते हैं कि ये बीएसएल की जिम्मेवारी है। अरे बीएसएल की जिम्मेवारी क्यों है? जिम्मेवारी आपकी क्यों नहीं सुनिश्चित की जाए? आप बिजनेस करने के लिए आए थे क्या? आपको जनता ने बिजनेस करने भेजा था? आप तो रियल एस्टेट, आप पूरे परिवार और रिलेटिव्स के साथ बैठकर बिजनेस कर रहे हैं रियल एस्टेट का। आपको हमने देश जनता के प्रतिनिधि बनाकर भेजा था, जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि बनाकर सदन भेजा और आप उस सदन में जाकर अपना बिजनेस कर रहे हैं। आपको जरा सा भी ख्याल नहीं कि जनता कितनी हमसे उम्मीद। आपने स्थायीकरण के लिए मुद्दा के लिए कुछ नहीं, आपने विस्थापित नियोजन के लिए कुछ नहीं किया। आप कुछ यहाँ जो बीएसएल की बंद पड़े स्कूलें हैं उनके लिए आपने कोई पहल नहीं की। आप मल्टी स्पेशलिटी ख्वाब देख रहे हैं। कौन उस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कौन जाएगा? वो वही जाएगा ना। महज आप देखने जाओगे तो वो 5% इस शहर की वो तबका है जो उस हॉस्पिटल में इलाज कराने जाएंगे, बाकी 95% तो वही सदर और बीजेच जाएगा, और जहां सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जबकि बोकारो में डीएमएफटी का, एससीए का इतना रॉयल्टी का फंड आता है, 900 करोड़ से ज्यादा का पैसा यहाँ मौजूद है। अगर वो चाहते हैं तो सालाना अगर 50 करोड़ या 50-25 करोड़ भी निकालते हैं ना, तो सदर अस्पताल आज के डेट में मल्टी स्पेशलिटी बन गया होता है। वो उसको मल्टी स्पेशलिटी नहीं बनाएंगे, वो अपना बिजनेस करने के लिए मल्टी स्पेशलिटी बनाने के लिए एकदम जी तोड़ लगे हुए हैं। तो यही चीज बोकारो की जनता, ऐसा नहीं बोकारो की जनता समझ नहीं रही है, बोकारो की जनता बखूबी समझ रही है। और बोकारो झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी प्रकोष्ठ खास करके इन्हें एक्सपोज करने में जरा भी हम लोग ये नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हिचकेंगे नहीं। लगातार विधायक महोदय से सवाल किया जाएगा, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आने वाले जो हमारा भारत जोड़ो नया यात्रा है, जो कि आपको एक बात की खुशखबरी भी होगी देना चाहूँगा कि भारत जोड़ो नया यात्रा हमारे झारखंड में भी प्रवेश करेगा और उसमें हमारा बोकारो जैसा गृह जिला भी सम्मिलित है। तो ऑलरेडी यहाँ के नौजवानों और यहाँ के लोगों में एक ऊर्जा है और बहुत जोशो खरोश में वह हैं, इंतजार कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अभिलाष साहू जी के नेतृत्व में ओबीसी समाज इस यात्रा से बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ेगा, अपने मुद्दों को लेकर जुड़ेगा और अपने लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब, चाहे ओबीसी हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे अगड़ी जाति हो, चाहे झारखंड कांग्रेस के पूर्व परिवार हो, और झारखंड की जनता, बोकारो धनबाद लोकसभा की जनता भाजपा को आने वाले आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में जड़ से बाहर फेंकने का कार्य करेंगे। माननीय विधायक महोदय के लिए ये आखिरी कार्यकाल है। इसके बाद माननीय विधायक महोदय अब आपको नहीं दिखने वाले हैं पूरे शहर में, ठीक है? तो यही मैं कहना चाहता हूं। और इसी के साथ आपकी कोई सवाल है तो आप, और मैं आप सबको एक आश्वासन देना चाहता हूं, सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट यहां से चुनाव जीतेंगे और सदन में जाएंगे। और हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि हमारा जो विस्थापित नियोजन का मुख्य मुद्दा है, उस मुख्य मुद्दा को हम लोग चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में राष्ट्र स्तर पर लेकर आएगी इस मुद्दे को,
और उसके लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ लगातार लगी हुई है। और विशेषकर बोकारो धनबाद लोकसभा में विस्थापित नियोजन, चाहे सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, सेल हो, गेल हो, आईओसीएल हो, एनटीपीसी हो, इसमें इनकी विस्थापितों के नियोजन के लिए हम लोग लगातार तत्पर रहेंगे और इसको मैनिफेस्टो में लाने की कोशिश करेंगे ताकि एक गारंटी दे सके। आप जान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस बात की गारंटी दी हर राज्य में हम उस गारंटी को पूरा कर रहे हैं, तो इस गारंटी को हम आपको देने की कोशिश करेंगे और आने वाले विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता को बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद।